गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो डायस्पोरा में कुछ बातें और बची हुई हैं। जैसे अब डायस्पोरा का महत्व तो हमें समझ में आ गया, कहाँ कहाँ इंडियन डायस्पोरा है और किस किस महत्व को दिखाते हैं। और अब सवाल है कैसे उनको भारत के साथ जोड़ें, ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब देखोगे एक ख़ास बात यहाँ पे आपको याद दिला दें कि चाइनीज़ डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में बड़ा फ़र्क है। कि इंडिया का समाज बड़ा ही डाइवर्स है, तो यहाँ हमारे डायस्पोरा में उतनी डाइवर्सिटी है। गुजराती, तो अब देखोगे एक रीज़न है जो एक एक क्षेत्र विशेष के लोग वहाँ पे गए हुए हैं। जैसे आप चले जाओगे अगर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, इस एरिया के लोग ज़्यादातर हैं साउथ ईस्ट एशिया में, यानी थाईलैंड, म्यांमार। दूसरी बात है, अगर आप केरला में चले जाओ तो केरला के लोग ज़्यादातर हैं पश्चिम एशिया में। मतलब मलयाली कहा जाता है कि हर मलयाली, हर तीसरा मलयाली पश्चिम एशिया में रहता है। पंजाब के ज़्यादातर लोग हैं कनाडा में। गुजराती, गुजरात कहा जाता है, गुजराती और सिख समुदाय के लोग तो पूरी दुनिया में है। तो अफ्रीका, अफ्रीका में गुजरातियों की बड़ी संख्या है, अमेरिका, यूरोप। तो बच्चों, इस तरीके से भारत की डायस्पोरा में बड़ी डाइवर्सिटी है जो इंडियन सोसाइटी में ही है। आप देखोगे चाइना के समाज में विविधता नहीं दिखेगी आपको। चाइना का समाज किस तरीके से, चाइना का समाज दिखेगा आपको बिल्कुल यूनिफॉर्मल, यानी वहाँ समरूपता दिखेगी, होमोजेनिटी दिखेगी। जबकि इंडियन सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी। इसलिए कहा भी जाता है कि भारतीय समाज में तमाम किस्म की विविधता है। तो डायस्पोरा में विविधता होगी। और एक एक रीजन के डायस्पोरा, तेलुगु डायस्पोरा, मराठी डायस्पोरा, अमेरिका में बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर देखा जाए कि आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश के लोग भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चों जैसे जैसे डायस्पोरा का विकास हुआ वैसे वैसे भारत के कई क्षेत्रों का विकास हुआ। और इसीलिए आज की डेट में डायस्पोरा से जुड़कर हम तमाम फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो दोस्तों, यही बात है, ग्लोबलाइजेशन दुनिया कितनी बदल दी। भूमंडलीकरण के दौर में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे ही परिवार को एक व्यक्ति रह रहा है अमेरिका, एक व्यक्ति रह रहा है कहीं दूसरी जगह। ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया ने भारत का विस्तार कर दिया। तो इसलिए कहा, कई बार कहा जाता है ये ग्लोबल इंडियंस हैं। अमर सिंह, सुंदर पिचई, सत्य नाडेला, ये वैश्विक भारतीय, जिन्हें ग्लोबल इंडियंस कहा जाता है। लेकिन और सच मानो, अगर ये इंडिया के लोग केवल आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दें तो बाकी हमें दुनिया किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ही नहीं है। क्या चाइना, क्या अमेरिका, हमें किसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल है ये लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, या इनको हम विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। और इसलिए देखो दोस्तों, मोदी जी ने काफ़ी प्रयास ये किया था कि हम ये विश्वास दिला पाएँ। तो ये आप ज़रा सोच के देख लो, पूरे भारत, पूरी दुनिया भारत के परिप्रेक्ष्य हिसाब से सिंबली अनुकूल चल रही है, लेकिन हम उसका फ़ायदा ना उठा पाएँ, फिर तो बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसलिए डायस्पोरा को भारत से जोड़ने के लिए, डायस्पोरा को भारत से जोड़ने के लिए पहली बार वर्ष 2000 में लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना हुई। यानी अभी भी बड़े सांसद भी थे, वकील भी थे। तो इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा बच्चों पहली बार हमने ये कोशिश की कि इंडियन डायस्पोरा दुनिया में कितनी संख्या में, पहली बार तो हमने जानने का प्रयास किया। और इसीलिए अब देखो इंटरनेशनल रिलेशन में डायस्पोरा की बात आ गई। अदरवाइज अभी तक तो हमने ये कोशिश किया ही नहीं था कि भाई भारत से बाहर कितने लोग गए, क्योंकि हमें लगता था जो बाहर चला गया वो हमारे किस काम का। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार डायस्पोरा के बारे में कहा था, भारत से भागा भारती। तो दोस्तों बड़ा नकारात्मक शब्द है, भारत से भागा भारती। भागना और जाने में फ़र्क होता है। लेकिन ऐसी बातें पहले आती थी। तो अब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में पहली बार तो हमने ये प्रयास किया कि आखिर में इस समिति ने क्या काम किया, ये दिखाया कि विभिन्न देशों में डायस्पोरा की संख्या कितनी है। विभिन्न देशों में भारतीयों की संख्या तो काउंट की जाए, मतलब एग्जैक्ट काउंट ना हो पाए तो कुछ तो काउंट करें।
विभिन्न देशों में भारतीय कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में है, किन व्यवसायों में है, किन क्षेत्र में है, अफ्रीका में है, किस क्षेत्र में है, और उन्हें भारत से जोड़ने का प्रयास कैसे किया जाए। उन्हें भारत से जोड़ने का प्रयास कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इसलिए लक्ष्मण सिंघवी समिति ने जो रिकमेंडेशन किया था उसी पर सरकार आज काम कर रही है। इसका मतलब वर्ष 2000 के पहले हम डायस्पोरा के बारे में बहुत जानने के इच्छुक नहीं थे, और स्वाभाविक रूप में हमें लगता था भाई जो भारत से चला गया हो तो परदेसी हो गया। परदेसी के अलग अलग मतलब होते हैं, जो देश से भाग गया हो परदेसी। तो भारत से जोड़ने के जो उपाय लक्ष्मण सिंघवी कमेटी ने किए, वही तो सारी बातें आज हम अपना रहे हैं। इसलिए भारत से जोड़ने के उपाय क्या किए, कमेटी ने क्या कहा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। जो हर साल 9 जनवरी को मनाया भी जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस। फिर प्रवासी, यानी कई कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे कि, यानी अपनी जड़ों की तरफ लौटे, यानी सर्चिंग द रूट्स, ट्रेसिंग द रूट्स, जड़ों को खोजने का प्रोग्राम। ट्रेसिंग द रूट्स, अपनी जड़ों से जुड़ने का कार्यक्रम, ये प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान, ट्रेसिंग द रूट्स और भारत को जानो, नो इंडिया। नो इंडिया प्रोग्राम। और उसके बाद फिर देखो ओसीआई कार्ड भी दिया गया, प्रवासी भारतीयों को ओसीआई कार्ड दिया गया, और भारत में शिक्षा का कार्यक्रम, यानी नो इंडिया प्रोग्राम। और दूसरा, जो प्रवासी भारतीय हैं, अगर हमारे पास आईआईटीज़ हैं, एम्स है, तो प्रवासी भारतीयों के बच्चों को भी शिक्षा हम दे सकते हैं। क्योंकि अब ठीक बात है कि अमेरिका और यूरोप से कोई तो हमारे यहाँ शिक्षा के लिए नहीं आएगा, लेकिन फिजी, मॉरिशस, और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मॉरिशस को तो कहा जाता है भारत के बाहर स्थित एक भारत। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के पास जो एक आइलैंड है, अफ्रीका महाद्वीप में भी है, और वो कहा जाता है छोटा भारत है। सिंगापुर छोटा भारत है। ये सब तो ऐसे शहर हैं जो भारत के बाहर बसे हुए भारत है। और मॉरिशस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मॉरिशस के लोगों ने तो वहाँ एक नहर खोद दी है, और नहर में गंगा नदी का पानी ले जाकर छोड़ दिया है, उसी को गंगा नदी मानते हैं, और छठ का त्यौहार भी वहाँ मनाते हैं, और सारे भोजपुरी गाने फिल्में वहाँ खूब चलती हैं। यानी 5-6 लाख की आबादी वाला आइलैंड है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडियन है, तो वहाँ भारत का ही आदमी राष्ट्रपति बनता है। इसलिए बच्चों, सिंगापुर में चले जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंडिया है या बाहर है। इंडोनेशिया में बाली चले जाओ। और कहा जाता है कनाडा में तो कई शहर ऐसे हैं जो छोटे पंजाब हैं। तो ये भारत में और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय है। इंग्लैंड में 10 लाख की आबादी भारतीयों की है, हर तीसरा डॉक्टर इंग्लैंड का भारतीय है। अमेरिका का हर पांचवा डॉक्टर भारतीय है। नासा का हर तीसरा वैज्ञानिक भारतीय है। तो जरा सोच के देख लो दोस्तों, इसका मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल देश में अमेरिका, उस पावरफुल देश के सबसे पावरफुल नागरिक इंडियन। ये कमाल की बात है। इसका मतलब है कि अगर भारत पिछड़ रहा है, उसमें भारतीयों का दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष ज़्यादा है। क्योंकि पॉलिटिक्स में हमेशा देखो, भारत में नकारात्मक पॉलिटिक्स होती है, लड़ाने की पॉलिटिक्स होती है। इसलिए बच्चों, आज की डेट में अगर भारत को स्टेबल बनाया जाए, एक ऐसी लोकतंत्र बनाया जाए जहाँ सभी को शिक्षा, रोजगार, सभी को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बशर्ते सकारात्मक पॉलिटिक्स हो तब। तो हमारे यहाँ भारत को जानने कार्यक्रम है, फिर स्टडी इंडिया प्रोग्राम, भारत में अध्ययन का। भारत में अध्ययन का कार्यक्रम।
स्टडी इंडिया प्रोग्राम। भारत में, और आप जरा सोच के देखो बच्चों, हमारे यहाँ एक एक से खुराफाती लोग हैं जो अब नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, सॉल्वर बैठ जा रहे हैं। अब ये बड़ी विडम्बना है बच्चों। मैं हमारे यहाँ कल्चर ही हो गई हाई स्कूल से लेकर 10th से लेकर 12th तक कॉपिंग कराने की, चीटिंग कराने की। तो बच्चों इस व्यवस्था में तो कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस व्यवस्था में केवल जुगाड़ वाले कल्चर ढूंढे जाएंगे जिससे पूरे देश का नुकसान होता है। जुगाड़ से बच्चों देश आगे नहीं बढ़ता, और ये पूरी दुनिया में हमारी इमेज खराब करता है कि यार इंडिया में ऐसा मामला है जहाँ मेडिकल साइंस के भी मुन्ना भाई चलते हैं। और हमारे यहाँ ये बात मान ली गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोगों ने मान लिया कि ऐसा ही होता है। मतलब किसी व्यक्ति से कह दो कि नौकरी सही तरीके से मिली है तो विश्वास नहीं करता। ऐसा कल्चर हो गया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है बच्चों। तभी तो स्टडी इंडिया कार्यक्रम, तो जब हमारे भारतीय ही भारत में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे भारतीय जा रहे हैं किर्गिस्तान में, चाइना में, अमेरिका में, तो विदेशों से कौन भारत में पढ़ने आएगा। लेकिन हम ये सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। स्टडी इंडिया प्रोग्राम, ट्रेसिंग रूट्स प्रवासी भारतीय, और इसके अलावा कौन से कार्यक्रम। ओसीआई कार्ड हमने दे रखा है, प्रवासी भारतीयों को ओसीआई कार्ड दे रखा है। फिर भारत में एक प्रवासी भारतीय भवन बनाया गया है, नई दिल्ली में प्रवासी भवन बनाया गया है। और उसके अलावा प्रवासी भारतीयों को तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। इसका मतलब एयरपोर्ट से लेके बैंक में अकाउंट खुलवाने तक से लेके, क्योंकि बच्चों इतने बड़े डॉलर वो भेज रहे हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि, और कहा भी जाता है कि अब अमेरिका में रहने वाला आदमी इंडिया में तो भेज देगा किसी आदमी को जाके ताजमहल देख के आओ। लेकिन पता चला कि ताजमहल देखने वो आया, यहाँ हमारे किसी बावरे ने कह दिया कि हमारे साथ सेल्फी लो, तो अब उनका एक्सपीरियंस खराब होता है बच्चों। इससे पूरे फिर राष्ट्र की बड़ी बदनामी हो जाती है कि भाई हमने अमेरिका के लोगों ने कहा कन्विंस करके एक बार भारत देखो, दोबारा कोई भारत देखने आया ही नहीं। अभी चैलेंज होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर बच्चों की प्रवासी भारतीय दिवस, इसमें जितने भी चीज़ें हैं, एक चीज़ दूसरे जुड़ी होती है कि सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं भारतीयों को जोड़ने के, ये सारी चीज़ें दूसरे जुड़ी होती हैं। अब आप याद रखो, मान लो कभी एग्ज़ाम में आपको ऐसा आ जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, अब किसी भी चीज़ का विस्तार करने की प्रवृत्ति हमारे पास होनी चाहिए। अगर कोई भी एक फैक्ट इसमें पूछ लिया जाए, अपने आप उसका हम एक विस्तार कर देंगे। इसमें कोई भी एक फैक्ट पूछ लिया जाए, उसका विस्तार कैसे कर देंगे बच्चों। अब देखो, मान लो प्रवासी भारतीय दिवस आ रहा है, तो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों होगा, वही सारे कारण। डायस्पोरा को बुलाया जाए, कहाँ कहाँ से डायस्पोरा को बुलाया जाए, पूरी दुनिया में जो डायस्पोरा उनको बुलाया जाए। अब दिवस होगा तो आपको देखो, आप जब कभी कोई डे मनाते हैं उसका एक बेसिक सिग्निफिकेंस होता है। महिला दिवस, हमें लगता है कि बस ऐसे खाना पूती है कि महिला दिवस मना लिया गया, नहीं बच्चों, इसका बड़ा पर्पज़ होता है। जब प्रवासी भारतीय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, पूरी दुनिया के एम्बेसी में उस दिन का योग आयोजन होता है बच्चों। उस दिन सेमिनार होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं। यानी एक के पीछे पूरी फिलॉसफी होती है, जो हमने कल ही बता रखा है। एक लिखने में ही खास बात है, एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब ये नहीं प्रवासी भारतीय दिवस आ जाए तो आप बाकी चीज़ों को भूल जाइए। भाई क्यों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए इसी बहाने 9 जनवरी को। और 9 जनवरी क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि पहला प्रवासी तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत आए थे। उस दिन की याद में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और कहा भी जाता है, देखो जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा में जाते हैं, प्रवासियों के साथ उनका इंटरेक्शन जरूर होता है। इन्हीं प्रवासियों के मन में भारत के प्रति एक अच्छी छवि पैदा करने का प्रयास किया गया है कि भारत स्टेबल है, भारत में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं पता फिर हेरा फेरी। बच्चों ऐसी बातों ने हमारी इमेज खराब कर दी। हेरा फेरी मूवी है पूरी, और हमारे यहाँ तो पूरा बैंक ही भाग जाता है, कंपनी दिवालिया हो जाती है। तो ऐसी सी चीज़ें नकारात्मकता पैदा करती हैं। अब वही तो प्रवासी भारतीय सम्मान, याद रखो बच्चों, दुनिया में एक देखो, अब अभी हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हमें बड़ा पद मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए, सब चीज़ें मिल जाए। आप अभी पैसे के पावर की खोज में हो। लेकिन जिनको पैसा पावर दोनों मिल चुका है उनको सम्मान चाहिए, तो उनको सम्मान देते हैं।
इसका मतलब जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, पुर्तगाल में प्रधानमंत्री है, मॉरिशस में प्रधानमंत्री है, उसको कम से कम भारत में सम्मान तो दिया जा सकता है। इसी बहाने उनका अटैचमेंट होगा, भारत से जुड़ाव होगा। और भारत से जुड़ाव क्यों होगा, हम जोड़ना क्यों चाहते हैं, कारण बहुत ऑब्वियस है दोस्तों। कारण क्या है? पैसा, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, यानी कुल मिला के हित है। क्योंकि आप जानते हो आईआर में तो भावना, ये तो दिखाने वाली बात है। मेजर मामला क्या है? हमें अपने हितों को पूरा करना है। फिर भारत को जाने, नो इंडिया कार्यक्रम, जब सिविल सर्विसेज में लोगों का सिलेक्शन होता है तो बच्चों को पूरा भारत दिखाया जाता है, भारत दर्शन। बच्चों, भारत में रहना, भारत को जानना, दोनों बातें अलग अलग है। क्योंकि पता चला पूरा जीवन हम रह गए एक जनपद में, तो भारत को जाना कहाँ? भारत में क्या जानी है? वैज्ञानिक प्रगति, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम। और भारत को जानने का पर्पज क्या है? जब कोई विदेश का व्यक्ति भारत आएगा, जो भारत से कभी लगाव था उसका, तो भारत को जानेगा तो भारत के साथ लगाव व्यक्त होगा। और लगाव व्यक्त होगा तो स्वाभाविक रूप में वो भारत में रहेगा, निवेश करेगा, अपने बच्चों को भेजेगा। पर्पज़ एक ही है। उसके बाद भारत में अध्ययन कार्यक्रम। बच्चों याद रखो, अध्ययन सबसे बड़ा मंत्र होता है। टीचर का सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा होता है। अरे जिस बच्चे ने टीचर से पढ़ाई की, वो कभी न कभी टीचर से जुड़ा तो रहेगा, वो टीचर से डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो टीचर के बहाने तो स्वाभाविक तौर पर हम बच्चों से जुड़ सकते हैं, अपना सॉफ्ट पावर पैदा कर सकते हैं। और सम्मेलन तो मंच होता है। जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा तो सम्मेलन में किसको बुलाएंगे? प्रवासी भारतीयों को। क्यों बुलाएंगे? आप पर्पस फिर वही स्पष्ट है भाई, क्या प्रवासी भारतीयों का महत्व इसलिए बुलाएंगे? और जब बुलाएंगे तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और उनको भारत की प्रगति, कल्चर और इकोनॉमी, विज्ञान दोनों के बारे में बताते हैं। क्योंकि जो 100 साल पहले भारत से फिजी चला गया, उसको तो ये लगता था भारत में अभी भी आलू ही बोया जाता है। अब उसको नहीं पता था भारत में वंदे भारत ट्रेन भी चल गई है, भारत स्पेस में चला गया है, भारत में सॉफ्टवेयर का हब हो गया है। ये भारत की नई इमेज तो दिखानी है बच्चों, तभी तो उसका भारत में भरोसा बढ़ेगा। और इसीलिए प्रवासी भारतीय भवन और ओसीआई कार्ड का सीधा मतलब है, पहले हम पीआईओ और ओसीआई 2 कार्ड देते थे। ओसीआई कार्ड दिया क्यों गया? क्योंकि हमने नागरिकता अधिनियम में 2003 में संशोधन कर दिया, जिसके अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे अमेरिका में हो, पहले हमने अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के बीच में अंतर कर रखा था। अफ्रीकियों को पीआईओ देते थे, अमेरिका यूरोपियों को ओसीआई देते थे। तो प्रवासी भारतीयों को लगा भाई ये देखो, डॉलर वाले आदमी की ज़्यादा पूछ हो रही है। तो फिर भारत सरकार ने कहा नहीं, सभी को ओसीआई दिया जाएगा, पीआईओ कार्ड में ख़त्म ही कर दिया। ओसीआई कार्ड क्या है? जिसको लेकर कोई भी प्रवासी भारतीय जब चाहे भारत में आ सकता है, शिक्षा ले सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। बस उस पर 2 रिस्ट्रिक्शन है, उसको भारत नागरिकों की सभी सुविधाएं मिलेंगी, बस 2 प्रतिबंध है। वह सांसद या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे पद पर नहीं जा सकता, उसे वोटिंग राइट नहीं है, और स्वाभाविक रूप में उसे कृषि योग्य जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। जमीन खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता। ये 2 रिस्ट्रिक्शन ओसीआई पे है। आज अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हर भारतीय को अगर वो चाहे ओसीआई कार्ड उसे मिलता है। और ओसीआई कार्ड मिलेगा, कुछ डॉलर बच्चों हम लेंगे, इतनी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, यानी भारत में नागरिक की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि भारत में जो विकास की संभावना है, कहा जाता है कि आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका, और यूरोप तो आप समझ लो कि संभावना यूरोप में बहुत कम है विकास की, क्योंकि सैचुरेशन लेवल पर है। अमेरिका भी भारत के साथ जुड़ना चाहता है, तो भारत आने वाले समय में बड़ा मामला बन जाता है, तो रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है। यानी अगर अमेरिका से गए हुए कम से कम 10 लाख वैज्ञानिक भारत में आ जाएं, तो सारी खोज तो भारत में होने लगेगी। तो जो आज अमेरिका की, उसको जरा सोच को देखो, नासा के हर तीसरा वैज्ञानिक इंडियन है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हर तीसरा प्रोफेसर भारतीय है। तो जहाँ इतने बड़े बड़े भारतीय हैं, वहाँ तो स्वाभाविक रूप में भारत का बड़ा फायदा हो सकता है, बड़ा नाम हो सकता है। इसलिए बच्चों, और ट्रेसिंग रूट्स का मतलब है
ट्रेसिंग रूट्स का मतलब क्या है? अरे भाई देखो, ट्रेसिंग रूट्स का मतलब है, मान लो कि आप ही पढ़ लिख के आगे निकल के कहीं बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली ही बस गए, तो अभी आप गांव की तरफ जाना चाहते हो कि नहीं है? रूट रूट का मतलब कि आपका घर जहाँ पैदा हुए। तो मान लो कि कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया चला गया और 100 साल 150 साल पहले चला गया। अब उसने दादा बाबा सुना था कि भाई हम यूपी के इस डिस्ट्रिक्ट से आए थे। अब एक बार वो यूपी को उस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है, इसके लिए भारतीय सरकार सहायता करेगी। ये ट्रेसिंग रूट्स कार्यक्रम है। ये सारे कार्यक्रम चलाए क्यों जा रहे हैं बच्चों? भारतीयों को भारत से जोड़ने के लिए, भारतीयों को भारत से जोड़ने के लिए। और आप देखोगे और सुझाव क्या दिया जा सकता है भाई, और अच्छा संबंध कैसे बनाया जाए, इनके लिए और सुविधाएं दी जाए, वोटिंग राइट भी दिए जा सकते हैं जिससे इनका और लगाव हो। और क्या मामला बन सकता है? हम इनके लिए इन्वेस्टमेंट से लेकर शिक्षा में हर जगह प्रेफरेंस दें इनको, बैंक अकाउंट से लेकर हर जगह, जिससे इनका लगाव भारत के साथ और ज़्यादा बढ़े। बच्चों यही है डायस्पोरा। अब आप, इसी के साथ हमने फॉरेन पॉलिसी वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया, इसी साथ आईआर ख़त्म है। अब आप बताइए कुछ और आपको पढ़ना है अलग से, तो मैं कुछ और टॉपिक आपको बता दूं, ज़रा ऑन कर दो। हाँ, अब आप बताओ। यानी सिलेबस के हिसाब से हमने चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब आप बताओ कि आपको क्या पढ़ना है। कोई क्वेश्चन आप बताओ तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा। अच्छा, तब तक ये भी आपको बता दें, मान लो आप जो सवाल पूछना न पूछना, एक और कंपैरिजन कर दें आपको। तब तक आप देखो, सवाल पूछो। अगर हम आईआर ख़त्म करना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा एक और क्षेत्रीय आर्थिक संगठन में 3 जगह कंपेयर कर दें। तीन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यद्यप हमने इन चीज़ों को एक है यूरोपीय यूनियन, एक है आसियान, और एक है सार्क, दक्षेस, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एशियाई देशों का संगठन, आसियान। और यह है दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन, सार्क। तो यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, इनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं हम। और अब ये तो सब पढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यूरोपियन यूनियन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है बच्चों। क्यों? ये सबसे बेहतर क्षेत्रीय आर्थिक संगठन क्यों है? क्योंकि यहाँ साझी मुद्रा चलती है, कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी यूरो चलती है। बहुत बड़ी बात है, इनकी स्वाभाविक रूप में ये साझा बाजार है, कॉमन मार्केट है। इनके मानव अधिकार, पर्यावरण के मानक साझे हैं। मानक कॉमन है, साझे मतलब कॉमन है, कॉमन मार्केट है, सेम स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट, कॉमन करेंसी, लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद इनका कॉमन फॉरेन पॉलिसी।
साझी सुरक्षा नीति भी है, कॉमन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक कमाल का क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी है इनकी। ये तो अपने आप में कमाल का क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। दूसरी बात कंपेयर करोगे बच्चों, आसियान, विकासशील देशों में एशिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है आसियान। विकासशील देशों की बात की जाए तो एशिया की बात की जाए, वो सबसे अच्छे संगठन है। कैसे कैसे बच्चों सबसे अच्छा संगठन है आसियान? क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से एक कॉमन कस्टम जोन है। पूरे आसियान में 10 देश है, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, आसियान में 10 देश हैं, मेंबर 10 हैं, और ये साझा कस्टम जोन है। आसियान इज अ कॉमन कस्टम जोन। आसियान में स्वाभाविक रूप में मुक्त व्यापार है, फ्री ट्रेड है। 10 देशों में फ्री ट्रेड है, और आधारभूत संरचना से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर संचार, कम्युनिकेशन, सब में सहयोग है। यानी कनेक्टिविटी पर बहुत खासा बल है। देयर इज अ मेजर फोकस ओवर कनेक्टिविटी। देयर इज अ मेजर फोकस ओवर कनेक्टिविटी। अब देखोगे, जबकि सार्क क्या है, दुनिया का फेल संगठन है, असफल समूह है। सार्क में 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। ये सबसे असफल संगठन है। तो बच्चों, एक कंपैरिजन में अपने आप आज असफल संगठन है, क्योंकि इनके बीच व्यापार, आसियान के बीच का आपसी व्यापार, देशों के बीच का आपसी व्यापार लगभग 25% है। यूरोपियन यूनियन के बीच आपसी व्यापार लगभग 55% है। आपसी व्यापार जो अंदर होता है, सार्क के बीच का व्यापार 5% से भी कम है। जो इंट्रा ट्रेड है, आपस में जो होता है, बाहर से नहीं, जो आपस में ट्रेड होता है वो कम है। इसका मतलब है, और आसियान में न कोई कनेक्टिविटी है, न कोई मुक्त व्यापार का समझौता है। इसका मतलब है आसियान में सहयोग हो ही, सार्क सबसे विफल संगठन हो गया। अब ये 3 कंपैरिजन अपने आप में बड़ी दिलचस्प हैं। यूरोप में क्यों सफल हुआ, आसियान में सफल क्यों हो रहा है, और सार्क में फेल क्यों हो गया? तो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सार्क फेल क्यों हो गया? सार्क फेल क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ भी देखो राजनीतिक संघर्ष चलेगा, क्योंकि आर्थिक सहयोग के लिए बड़ी 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 बेसिक सी बात है, तो उसके साथ आप व्यापारिक पार्टनरशिप नहीं कर सकते जो आपको मारने की धमकी दे रहा हो, जो आपको थ्रेट पैदा करता हो, जहाँ सीमा के विवाद हों। दोस्तों, वहाँ व्यापार नहीं चल सकता। और 27 यूरोपीय देशों के साथ इतना अच्छा व्यापार क्यों होता है? ये कंडीशन दुनिया में है नहीं। जोग्राफिकली देयर कॉम्पैक्ट। पूरा यूरोप को देखो, जोग्राफिकली कनेक्टेड है, इंडस्ट्रियलाइज हैं, सारे देश डेमोक्रेटिक है, ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इतना सक्सेस उन्होंने किया है। और आज की डेट में उनके बीच में झगड़े टंटे, और इसे 27 देशों में चले जाओगे बस तो सीमा नहीं दिखेगी। जो और इसी ग्लोबलाइज वर्ल्ड का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल यूरोप है। यानी एक तरफ चले जाओ फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी से आप शेंजन वीज़ा लेके पूरा यूरोप घूम सकते हो। ये बात है बच्चों, आप शेंजन वीज़ा लेकर पूरा यूरोप घूम सकते हो, जबकि बाकी जगह ये आपको फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। जबकि इधर आप देखोगे सार्क में तो राजनीतिक झगड़े चलते हैं, पानी का झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है। तो स्वाभाविक तौर पर जब भाई झगड़े ही हैं, अविश्वास है, यहाँ पे क्या है, सार्क में क्या है, सहयोग क्या होगा? सहयोग क्या होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने का मतलब दिया गया है। अभी कस्टम का मतलब मैं बता दूंगा कि कस्टम का मतलब सार्क में क्या है, क्योंकि यहाँ पे आज भी
अविश्वास है, हाई मिसट्रस्ट है। और जहाँ अविश्वास होगा, जहाँ झगड़े होंगे बच्चों, वहाँ कभी क्षेत्रीय सहयोग नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे क्या है? टेररिज्म है, आज भी आतंकवाद की समस्या बनी हुई है। यहाँ आज भी आतंकवाद की समस्या बनी हुई है, आज भी एक दूसरे के साथ झगड़े हैं, जबकि आसियान में ये है ही नहीं है। आसियान में झगड़े लगभग ख़त्म हो गए हैं, और यूरोप में तो यूरोप में सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ज़रा सोचो, ज़रा देख देख के सोचो कि साझे बाजार का मतलब क्या होता है। अगर साझा बाजार कहीं हो जाएगा, कॉमन कस्टम जोन, देखो दो तीन शब्द होते हैं, एक प्रेफरेंशियल ट्रेड, वरीयता व्यापार। अब हम जो कॉमन कस्टम जोन क्या होता है, अगर इसका मतलब बता दें, जब कोई क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का विकास होता है तो पहले व्यापार कैसे बढ़ता है? पहला होता है वरीयता व्यापार, प्रेफरेंशियल ट्रेड, ऐसे क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनता है। और शब्दों पर बच्चों ध्यान देना, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। मैं क्षेत्रीय सैनिक संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। फिर क्या होगा? फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। ये स्टेजेस होते हैं। फिर क्या होगा? कस्टम एरिया, कॉमन कस्टम जोन, समान प्रशुल्क संघ। कस्टम का मतलब होता है प्रशुल्क। कॉमन कस्टम जोन। उसके बाद क्या होता है? साझा बाजार, कॉमन मार्केट। ये स्टेजेस होते हैं जो हमने पिछली बार अभी लिखा है कि जब भी आप देखोगे। और फिर ये है आर्थिक संघ, इकोनॉमिक यूनियन। तो जब आपने पूछा है, अब सवाल है कि अब यही आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के आगे बढ़ने पीछे हटने का कारण यही है। और जरा सोच के देखो कैसे। क्योंकि वरीयता व्यापार का प्रेफरेंशियल ट्रेड का मतलब क्या होता है? दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है, तो हमने प्रशुल्क को थोड़ा कम कर दिया। यानी अगर मान लो यूरोप का व्यापार है, तो जर्मनी फ्रांस के लिए प्रशुल्क लगाएगा 5%, या प्रशुल्क लगाएगा 2-3%। लेकिन जर्मनी अमेरिका के लिए प्रशुल्क लगाएगा 8%। यानी जर्मनी फ्रांस को प्रेफरेंस देगा, अमेरिका को नहीं, क्योंकि फ्रांस जर्मनी दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। ये प्रेफरेंस है। अब भाई सीधी सी बात है, मान लो आपकी दोस्ती है, आपके उस दोस्ती ग्रुप में आप अपने दोस्तों को प्रेफरेंस दे रहे हो खिलाने में, चाय पिलाने में, बाहर ग्रुप को वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। यही क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अरे भाई, साथ जुड़ने का कुछ तो मतलब होना चाहिए बच्चों। साथ जोड़ने का कुछ तो मतलब होना चाहिए। इसलिए बच्चों, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, यानी आपस में क्षेत्रीय सहयोगियों को प्रेफरेंस दिया जाए कस्टम में, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। नहीं तो बाहर अंदर में फ़र्क क्या रहा? अरे मेरे बच्चों, शादी उदी में जाओ, कहीं पार्टी में जाओ, तो घर वालों को प्रेफरेंस मिलता है। पता चला कि उनको मिल रहे हैं खाने पीने के अच्छे सामान, बाकी बारातियों को इसे टरका दिया गया। दूसरी बात, मुक्त व्यापार का मतलब टैरिफ जीरो कर दिया जाए। मुक्त व्यापार, अब टैरिफ जीरो कर दिया जाए मतलब है पूरा यूरोप में कहीं सामान भेजो, कोई टैरिफ नहीं। जैसे बेंगलुरु से चेन्नई सामान भेजने में कोई टैरिफ नहीं लगता, वैसे हो जाएगा। अगर सार्क अच्छा हो गया होता तो वैसे भारत से श्रीलंका सामान भेजा था, कोई टैरिफ नहीं लगता। लेकिन बाकी जो बाहर से सामान आएगा उस पर टैरिफ लगेगा। यानी इसलिए क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच व्यापार बढ़ता है, लेकिन जीरो टैरिफ होता कैसे है? उसके बीच देशों के बीच पहले लिस्ट तैयार की जाएगी, इतनी चीज़ों पर मैं ट्रेड करना है, इतनी चीज़ों पर व्यापार करना है, इतनी चीज़ों पर व्यापार करना है। तो हम तय करेंगे कि कुछ पे 0, कुछ पे 3, कुछ पे 5। मैक्सिमम टैरिफ होगा 5%। मैक्सिमम टैरिफ कितना होगा? 5%। इसलिए बच्चों की ज़माना था, कई बार देखो आपको याद होगा, हार्ले डेविडसन पर भारत ने 100% टैरिफ लगा दिया था। हार्ले डेविडसन पर इंडिया ने कितना टैरिफ लगा दिया? 100%। तो बच्चों, ये बात अपने आप में फ्री ट्रेड का मतलब होता है टैरिफ जीरो कर देना, मैक्सिमम टैरिफ 5। और कॉमन कस्टम जोन क्या है जो आपने पूछा था?
अब याद रखना बच्चों, अगर मान लो यूरोप के 27 देश हैं तो यूरोप के 27 देश आपस में ही व्यापार थोड़ी करेंगे। उनका व्यापार अगर अमेरिका के साथ हुआ, भारत साथ हुआ, तो 27 के लिए एक कस्टम लगेगा। यह है कॉमन कस्टम जोन। अंदर से फ्री ट्रेड है, इसलिए बाहर से एक ही कस्टम जोन। अब इंडिया चाहे फ्रांस को सामान भेजे, चाहे वो जर्मनी को भेजे, चाहे हॉलैंड को भेजे, चाहे वो लग्जमबर्ग को भेजे, कस्टम एक ही लगेगा। जबकि सामान्यतः हर देश अपना कस्टम अलग अलग लगाता है। हर देश अपना कस्टम अलग अलग लगाता है बच्चों। इसलिए कॉमन कस्टम जोन इसलिए लगाया जाता है, अगर हर देश अलग अलग कस्टम लगाएगा और अंदर तो फ्री ट्रेड है, तो मान लो जर्मनी ने कस्टम कम लगा दिया तो जर्मनी की वस्तु सस्ती हो गई। फ्रांस ने कस्टम ज़्यादा लगा दिया तो जर्मनी वही वस्तु फ्रांस में बेच देगा। इसलिए ऐसा होता है। और कॉमन कस्टम जोन के बाद क्या है, अब इकोनॉमिक पॉलिसी कर ली जाए, एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये साझा बाजार। यानी कोई भी चीज़, यूरोप में कोई भी चीज़ फैक्ट्री है, कहीं लगाओ, कहीं उत्पादन करो, कहीं बेचो, ये क्या है, कॉमन मार्केट। यानी 27 देश, जर्मनी का आदमी आके फ्रांस में कंपनी लगा लेगा, फ्रांस का आदमी हॉलैंड का कंपनी लगा लेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं से कोई सामान उत्पादन करिए। ऐसा लगे कि 27 ये अलग अलग संप्रभु राज्य नहीं है, ये 27 प्रांत है, साझा बाजार। और लास्ट में दोस्तों, कॉमन करेंसी एक हो जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए को हमारी करेंसी पर महात्मा गांधी छपे होते हैं। बापू, ये करेंसी स्वाभाविक रूप में संप्रभुता का प्रतीक है। करेंसी संप्रभुता का प्रतीक है। और एक करेंसी हो जाना, 27 देशों की करेंसी हो जाने का मतलब है इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक होगी। यानी एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का हाईएस्ट रूप है जो यूरोप में है। तो यूरोपियन यूनियन कहाँ पर है, ये बताइए, यहाँ पर है। यूरोपियन यूनियन यहाँ पर है, ये डेवलपमेंट है। और यूरोपियन यूनियन आर्थिक संघ ही नहीं है, बल्कि वहाँ तो एक पार्लियामेंट हो गई है। अभी अपने लेटेस्ट में देखा होगा, यूरोपीय पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। 27 देशों के एक पार्लियामेंट होना बच्चों एक कमाल की बात है। 27 देशों का एक पार्लियामेंट होना ये कमाल की बात है। इसलिए उसके बाद फिर आप देखोगे कॉमन मार्केट। लेकिन आसियान कहाँ पर है, यहाँ पर है। सार कहाँ पर है, किस हड्डी है। यही दिखाता है कि अपने आप में क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का विकास बहुत ही निराशाजनक रहा है, बहुत ही निराशाजनक रहा है। इसलिए बच्चों, अब आप पूरा अगर देख लोगे, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का क्या है, एक पार्लियामेंट है, एक अपना पार्लियामेंट है, एक अपना पूरा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है। इसलिए यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। हमारे 27 देशों का पार्लियामेंट होना, कॉमन करेंसी होना। देखो, विवाद भी चलते रहते हैं, मतभेद होते हैं। ये यूरोप का एक सेंट्रल बैंक है, वहाँ इधर यूरो जोन, आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ कोई कार आती है उसमें यूरो स्टैंडर्ड होता है। फ्रांस जर्मनी का स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ यूरो स्टैंडर्ड है। यानी मजदूरी का स्टैंडर्ड एक है, पर्यावरण का स्टैंडर्ड एक है। तो यूरोपियन यूनियन अपने आप में कमाल का संगठन है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कठिनाई क्या रही यूक्रेन संकट में, सुरक्षा के लिए कोई अपना समीकरण है ही नहीं है, नाटो पर निर्भर है। ये सबसे बड़ी समस्या रही है। सिक्योरिटी का संगठन नहीं है, वो क्या है, नाटो पर निर्भर है। और ये क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का भी कोई, अब इन्होंने बना तो रखा है ARF, आसियान रीजनल फोरम बना तो रखा है, लेकिन सुरक्षा के लिए इनके पास भी कोई मैकेनिज्म है नहीं। और सार्क में तो कुछ हो ही नहीं पाया। और अब देखोगे बच्चों, आसियान में क्या है, कोई देश लोकतांत्रिक है, कोई तानाशाही है, तब भी आर्थिक सहयोग चल रहा है, झगड़े नहीं है। यूरोप में शर्त है कि लोकतांत्रिक देश होगा तभी संगठन में आएगा, मानवाधिकार होगा तभी संगठन में आएगा। और आप देखोगे यूरोप में पूरा यूरोप एक साथ है, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न और साउदर्न यूरोप नहीं है। जबकि एशिया में ऐसा इंटीग्रेशन नहीं है। दक्षिण एशिया का अलग सहयोग है, साउथ ईस्ट एशिया का अलग है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अलग है। एशिया में जो डिवाइडेड है, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भी आप देखोगे, कोई पिछड़ा है, कोई आगे है, कहीं समस्या है। इसे यूरोप जैसा इंटीग्रेशन पूरी दुनिया में संभव नहीं है। तो बच्चों, अब जरा पूछ लो, कौन सा क्वेश्चन बताओ, एक आध क्वेश्चन मैं आपको लिखना बता दूं। किसी बच्चे ने, व्यपगत का क्या मतलब होता है, अरे मेरे बच्चे लैप्स हो जाना। व्यपगत का मतलब क्या, तो लैप्स हो जाएगा। कोई विधेयक कब लैप्स होता है, मतलब खत्म हो जाना। व्यपगत का मतलब विधेयक का मर जाना। और विधेयक कब मरता है,
अरे मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने बताया भी इस बात को, सारे क्वेश्चन में बता रखे हैं, देख लेना। और ये भी बात है, आप सारी हमारी बुक उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन बुक से हैं, जिन बच्चों ने अगर कहीं पढ़ा होगा। बेवकूफ़ होने का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा बिल जो लोकसभा में पड़ा हुआ है, लोकसभा विघटित हो गई, खत्म हो जाएगा। जो बिल लोकसभा को छुएगा वो मरेगा। हाँ, लोकसभा को छूते हुए राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगा तो बचा रहेगा। किसी बच्चन का सर सब कुछ याद कैसे रखें? तो मेरे बच्चे पहले पहले जो गैर जरूरी चीज़ है उसको याद करना बंद कर दो। बच्चे हमारे गैर जरूरी चीज़ में उलझे हुए हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं। अब बताओ, इतना महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है और जब बर्थडे विश कर रहे हैं मेरे बच्चों, कैसे याद होगा यार? बताओ। अरे जो याद करना चाहोगे याद हो जाएगा, जो याद नहीं करना चाहोगे याद नहीं आएगा। किसी बच्चन का ओसीआई कार्ड क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को दिया गया एक कार्ड जिसके आधार पर उन्हें भारत में आने की पूरी सुविधा मिलेगी, पूरी सुविधा मिलेगी। अब मान लो कि अब जरा देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है। किसी बच्चन का ओसीआई एनआरआई में क्या अंतर है बताइए? अरे मेरे बच्चे, ओसीआई का मतलब क्या है? विदेशी। एनआरआई का मतलब इंडियन। ये मैंने कल भी बताया था। अरे एनआरआई मतलब इंडियन है, ओसीआई मतलब विदेशी है। पहली बात, एनआरआई का मतलब है जो कि भारतीय है, इसे उसको वोटिंग राइट है, ओसीआई को अधिकार नहीं है। लेकिन बाकी मामले में ओसीआई को सारे अधिकार हमने एनआरआई जैसे दे दिए हैं। बाकी मामले में सब अधिकार ओसीआई को एनआरआई जैसे हैं, बस टेक्निकली है कि ओसीआई विदेशी है और ये इंडियन है। किसी बच्चे ने पूछा है, कैन डायस्पोरा कैन इफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली बच्चों, अरे भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता हुआ डायस्पोरा के कारण, डायस्पोरा की भूमिका थी। अभी वेस्ट एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, डायस्पोरा। इंग्लैंड अमेरिका में, अब देखो जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री हो जाए, अफ्रीका में तो कोई हमारे देश के लोग जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए वो प्रधानमंत्री है। सर यूरो डॉलर में कौन? अरे मेरे बच्चों, तो सर से, इकोनॉमिक्स वाले सर से पूछ लेना, रामेश्वर सर से, वो बताएंगे। लेकिन भाई डॉलर आज भी डॉलर का मुकाबला कोई कर नहीं पाया। अब कंप्लीट बुकलेट, अच्छा ठीक है, हो जाएगा मेरे। ओसीआई गवर्नमेंट जॉब कर सकता है इंडिया में? अब देखो मेरे बच्चों, ओसीआई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, लेकिन आजकल तो लेटरल एंट्री है, सरकार चाहे तो कई विशेषज्ञ के रूप में उसको अपॉइंट कर सकती है। लेकिन लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो ओसीआई होता है, अरे बच्चों ओसीआई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आएगा ही नहीं। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं आता, वो इतने बड़े बिजनेसमैन है। स्पीकर क्या का वर्क होता है सर? अरे मेरे बच्चों, स्पीकर काम क्या होता है? स्पीकर काम क्या? सदन का संचालन करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, दल बदल को सुनिश्चित करना, यही तो स्पीकर काम है। और लोकसभा सचिवालय का हेड होना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन क्या है? अरे मेरे बच्चों, अब आप देखो, किसी का भी रिलेशन पूछ दिया जाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? सामरिक, वार्ड का, चाइना फैक्टर। अब ऐसे 5 पॉइंट निकाल लो, कोई भी आप सवाल पूछो, मैं 5 पॉइंट आपको बता दूंगा, और भूमिका निष्कर्ष मैं आपको अभी बता दूं कैसे लिखोगे। अब कोई भी सवाल, मान लो ऑस्ट्रेलिया पर नहीं भी पढ़ा है, इतनी बात तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया विकसित देश है, 2.5 करोड़ की आबादी है, वार्ड का मेंबर है। अरे मेरे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से हम क्या ले सकते हैं? टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया को हमारा क्या चाहिए? बाजार, पहला। दूसरा, इकोनॉमी पहला पार्ट हो गया। सिक्योरिटी, हिंद महासागर से लेके चाइना फैक्टर को रोकना, यहाँ कोऑपरेशन होगा। तीसरा फैक्ट क्या है बच्चों? अब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो कि एनएसजी में है, जो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो कि विकसित है, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। चौथा, आने वाले समय में अगर लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था बनाए रखनी है तो लोकतांत्रिक देशों को मिलना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन संकट कारण यूरोप हलाकान है और ये भारत में बाजार देख रहे हैं। यही 4-5 पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। यानी अब आप देखो, फॉरेन पॉलिसी यही लॉजिकल पढ़ाई होती है। मैं बच्चों याद रखना, रटने वाला काम कभी सफल नहीं होता। इसी एक बात देख लो कि यार कोई भी देश होगा तो अब कैसे इसको हम रिलेशन बना ले। किसी बच्चा आसियान क्या होता है सर? अरे मेरे बच्चों, जैसे 10 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंपूचिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, थाईलैंड,
ये सारे देश क्या करते हैं? इन देशों ने जोड़कर ये बना लिया है भाई हम क्षेत्रीय व्यापार करेंगे, हम निवेश करेंगे, हम झगड़े नहीं करेंगे। यही आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसी का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। ये आसियान है। और आसियान तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों सीखने लायक, भारत से सीखने लायक बात है। किसी बच्चे ने कहा ब्रिक्स की अपनी करेंसी आने से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। याद रखना बच्चों, ब्रिक्स की करेंसी आएगी तो स्वाभाविक रूप में वो तो चाइना का प्रभाव बढ़ जाएगा। मामला ब्रिक्स की करेंसी आने से नहीं हल होगा। भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, मेक इंडिया प्रोग्राम बढ़ाना है। अपनी अर्थव्यवस्था जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक मामला ब्रिक्स से नहीं बनेगा बच्चों। किसी बच्चे ने लोकतंत्र गणतंत्र में अंकित ने पूछा है, उसे अच्छा पॉलिटी वाली क्लास बच्चे ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी पता नहीं, मैंने बता रखी है दोस्तों। बस एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ लोकतंत्र गणतंत्र में अंतर है। अरे मेरे बच्चे, हर गणतांत्रिक शासन लोकतांत्रिक है, लेकिन हर लोकतांत्रिक शासन गणतांत्रिक नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ लोकतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव सीधा जनता करती है वो गणतंत्र है, और बाकी जहाँ बाकी चुनाव होता है लेकिन राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है वो लोकतंत्र है। ये सबसे सिंपल अंतर यही है। अच्छा, किसी ने पूछा है अब G7 क्या है? अरे मेरे बच्चों, G7 मैंने बता रखा था, पावरफुल 7 देशों का संगठन है। अच्छा, अब आपको बताऊंगे। अब जरा सोचो, मैं मान लो आंसर एक लिखना आपको बता दूं, ठीक है? मान लो कि आंसर लिखना आपको बता दूं, और बच्चों आप ध्यान से देखना, जैसे हम शुरू करते किसी बात को। अब मान लो कि अब कोई बच्चा गणतंत्र पे फंसा हुआ है। मेरे बच्चे पॉलिटी मैंने बताया था, भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन है। अब जरा देखो, ऑन कर दो इसको। मान लो कि सवाल लिखना है, मान लो कोई सवाल लिखना है। देखना बच्चों, अगर कोई प्रश्न आता है, यूपीएससी मेंस का सवाल देख लो, प्रश्न कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लो हमने इंडिया चाइना देख लिया, तो प्रश्न कैसा आएगा बच्चों? पहला प्रश्न आता है कि इंडिया चाइना के किसी एक इशू पर, इंडिया चाइना किसी एक मुद्दे पर सवाल पूछ देगा। इशू का मतलब क्या है? वो सीधा चला सीमा, एक सीमा विवाद, सीमा विवाद को लेकर सवाल पूछ देगा, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर सवाल पूछ देगा। एक मुद्दा का सवाल हो सकता है। दूसरा प्रश्न कैसा आएगा? पूरा इंडिया चाइना, यानी भारत चीन के बीच में क्या संबंध है 21वीं शताब्दी में, क्या भारत चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन और सहयोग, हर प्रकार की प्रवृत्ति विद्यमान है। अब देखो, दूसरे किस्म का प्रश्न ये होगा, आप क्वेश्चन पहले एनालाइज करो, पहले मैं इस क्वेश्चन आराम से देखते हैं, पहले पढ़ना सीखते हैं। और बच्चों, मतलब ये दुर्भाग्य की बात है, मैं इसीलिए देखो ऑनलाइन क्लास की बड़ी समस्या ये है कि बच्चे आपस में बातचीत करते रहते हैं, और बच्चे जब आपस में बातचीत करते हैं इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेके। और बार बार याद रखना बच्चों, आईआर की आखिरी क्लास है, जीवन में जो भी करो दिल लगी से करो, नहीं तो मत करो। नहीं, बाद में फिर यही बात अपने अगले आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि देखो तो लापरवाह होना बुरी बात है बच्चों। आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूर नहीं है, पढ़ने के अलावा तमाम काम है। अरे शाहरुख खान की प्रॉपर्टी 6,000 करोड़ है, कौन सी पढ़ाई की है? यूपीएससी की तैयारी थोड़ी की है। हल्दीराम इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी थोड़ी की है। बच्चों, सफल होने के लिए पढ़ना जरूरी कतई नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो पढ़ाई। क्योंकि लापरवाह बच्चों नहीं होना चाहिए। देखो ये युवावस्था है, फिर लापरवाह, देखो लापरवाह आदमी किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता, याद रखना मेरी बात। जो काम करो एकदम दिल लगी से, जिसके पीछे पड़ जाओ तो हाथ धो के पड़ जाओ, नहा धो के पड़ जाओ, नहीं पढ़ो ही मत। अब यानी आधे अधूरे मन से चले देख लेते हैं, कर लेते हैं, अरे मेरे बच्चों तब गड़बड़ा जाएगा मामला। इंडिया चाइना दोनों सवाल आ सकता है। तीसरा सवाल कैसा आएगा? भारत भी रहेगा, चाइना भी रहेगा, यूएस को जोड़ देगा उसमें, भारत चाइना अमेरिका, भारत चाइना रसिया, 3। और दूसरा जो सो कॉल्ड करंट अफेयर पे, मान लो कि कहीं करंट अफेयर बेस पे सवाल आ जाए। बच्चों, लिखना लगभग एक ही चीज़ होती है। अब देखो कोई भी सवाल आ जाए इंडिया चाइना में, अब फर्क कितना होता है? इंडिया चाइना पर होलिस्टिक सवाल आ रहा है तो आपको
कैसे भूमिका लिखनी है बच्चों? देखो, भूमिका निष्कर्ष लिखना आपको बता दें, कोई भी सवाल हो जाए। जैसे मान लो इंडिया चाइना पे है, आप किसी और कोई पूछ सकते हो। अब इंडिया चाइना पे हमें इंट्रो लिखना है, भूमिका लिखनी है, तो बच्चों इंट्रो 1-2 लाइन का केवल संक्षेप में, आजकल तो और 10 मार्कर में तो आप इंट्रोडक्शन लिखो न लिखो चल जाएगा, भाई 20 मार्कर में तो इंट्रो लिख दो। लेकिन इंट्रो का मतलब क्या होता है? कहीं कोई फ्रेज, आप कोई वाक्यांश यूज कर सकते हो, फ्रेजेस यूज कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट, संकल्पना से ये भूमिका इस तरीके से शुरू की जाती है, कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद आप कर सकते हो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। ये सब भूमिका लिखने के तरीके हैं। हिस्टोरिकल, कोई भी एक तरीका अपना लो और हमेशा कुछ ऐसा काम करो जो बाकी लोग नहीं करते। अब ये नहीं कि आपने टॉपर कॉपी दिखाना शुरू कर दी, भाई टॉपर का तरीका अलग होगा, एग्जाम अलग था, पेपर अलग था। हमेशा दोस्तों अपना डेवलप करो। मैं कितना भी आपको लिखवा दूंगा लेकिन वो आप काम नहीं आएगा, आपको अपनी समझ बनानी पड़ेगी। अच्छा, आपको अपनी समझ बनानी पड़ेगी, इसलिए अब जरा सोचो। और निष्कर्ष कहाँ पर आओगे? देखो ये तरीका, फिर निष्कर्ष कहाँ पर आओगे? कभी भी कंक्लूजन लिख रहे हो, याद रखो, वर्तमान परिस्थितियों को जोड़ते हुए। जैसे कंक्लूजन में यूक्रेन संकट की बात कर दो, यूक्रेन क्राइसिस, फिलिस्तीन संकट। आप कहोगे सर इनका चाइना से क्या रिलेशन है, या चाइना से क्या रिलेशन है? तो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, वर्तमान जो भी घटना हो रही है उसका हर चीज़ का रिलेशन है, और यही तो आपको देखना पड़ता है आईआर में। इसी आईआर में पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है, जोड़ना ज़्यादा है। लिखना बस 5 पॉइंट कोई भी आ जाए आप इसको लिख लोगे। कैसे? अब यूक्रेन संकट, फिलिस्तीन संकट, या किसी क्लाइमेट चेंज या G7 की मीटिंग से आप जोड़ सकते हो। अब कैसे करोगे? जैसे भूमिका बता दूं मैं वाक्यांश से, कैसे लिखोगे? भारत चीन में आ जाए, जो पड़ोसी के बारे में हर जगह लिखा जा सकता है। मित्र का चयन किया जा सकता है, पड़ोसी का नहीं। यानी वी कैन चूज द फ्रेंड नॉट द नेबर, ऐसे भूमिका आप लिख सकते हो। पड़ोसी दूर के रिश्तेदार से अच्छा होता है, ये फ्रेज है। यानी ये सब 1-2 फ्रेज होते हैं जो हम न्यूज़पेपर से लेते हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है उससे ले लेते हैं, विदेश मंत्री भाषण दे रहा है उससे लेते हैं। इसलिए मेरे बच्चों ऐसे हम फ्रेज यूज करते हैं। तो फ्रेज का मतलब है कि भाई पड़ोसी का कोई फ्रेज लगा लो, मित्र का चयन किया जा सकता है, पड़ोसी का नहीं। आज भूमिका शुरू कर दी। और ये इंडिया और चाइना एशिया की 2 बड़ी महाशक्तियां हैं जो मिलकर विश्व को परिवर्तित कर सकती हैं, लेकिन संघर्ष से दोनों का साझा नुकसान होगा। कॉन्सेप्ट से कैसे? कॉन्सेप्ट से कैसे? जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, बैलेंस ऑफ पावर, ये सब कॉन्सेप्चुअल है। कैसे? एशिया में 2 महाशक्तियां हैं, 21वीं शताब्दी एशिया का दौर है, और अगर इंडिया चाइना मिल जाए तो वो यूरो अटलांटिक वर्ल्ड का विकल्प दे सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल है। फिर तीसरा ऐतिहासिक, कैसे? भारत और चीन के बीच संबंध उठापटक वाले रहे हैं, लव एंड हेट वाले रहे हैं। 1962 में वॉर हो गया तो पहले भाई भाई का था, तो 1920 में फिर गालवान संघर्ष हो गया। इसलिए आप इतिहास की थोड़ी 1-2 लाइन बता के आप भूमिका लिख सकते हो। ये भूमिका लिखने के तरीके हैं। तो बच्चों इस तरीके से भूमिका लिख लो। निष्कर्ष कैसे लिखोगे? निष्कर्ष कैसे लिखोगे? अब यूक्रेन संकट फिलिस्तीन को कैसे जोड़ोगे? कि जब दुनिया में तमाम संकट बने हुए हैं तो भारत और चीन, यानी भारत की आवश्यकता है कि आर्थिक विकास करना। बच्चों देख लो, भारत इतना बड़ा देश है, रोजगार की समस्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चिंता किसकी है? एम्प्लॉयमेंट देना। इसलिए हमारा पर्पज क्या है? भारत का आर्थिक विकास करना। इसे जहाँ दुनिया में हर जगह कोलाहल मचा हुआ है, वहाँ पड़ोसी के साथ शांति स्थापित करना बड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन भाई भूभाग की सुरक्षा के शर्त पे नहीं, ऐसे भूमिका लिख दिया। अब कैसे भूमिका लिख दिया कि निष्कर्ष क्या है कि आज जहाँ दुनिया में संघर्ष बना हुआ है, वहाँ भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इनके साथ साझे संबंध बनाकर एशियाई शताब्दी के सपने को साकार कर दिया जाए। ये हम निष्कर्ष लिख दिया हमने।
ऐसे प्रैक्टिस करने पे छोटे सेंटेंस लिखने में, साथ छोटे सेंटेंस, छोटे पैराग्राफ। और आपने ध्यान दिया होगा जब हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो संदर्भ भूमिका ही बताते हैं बच्चों। जब किसी हम टॉपिक को शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप में भूमिका ही बताते हैं। इसीलिए भूमिका निष्कर्ष आप लिखना सीख लो, उसके बाद जो भी चीज़ आ जाए उसमें 2-4 पॉइंट वो आप जोड़ सकते हो। तो अब कोई भी चीज़ आ जाए, अब लिखने का तरीका विश्लेषणात्मक होना चाहिए। और याद रखना, जैसे कई क्वेश्चन के पीछे लिखा था आलोचनात्मक परीक्षण, इस पूछले के पीछे ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण है, वो चीन के साथ आएगा, वह जापान के साथ नहीं आएगा। भाई जापान के साथ संबंध में कोई खामी है ही नहीं है, विवाद है ही नहीं है, तो जापान के साथ ये शब्द नहीं आएगा। ये शब्द किसके साथ आएगा? चाइना के साथ आएगा। इसे जैसा प्रश्न होगा वैसी बात पूछी जाएगी। और ये बात हमने बार बार आपको बताई है, पड़ोसी सीमा का विवाद आ जाए तो वो दोस्तों सीमा का विवाद थोड़ी होता है। क्या लिखोगे? सीमा विवाद 2 लाइन 3 लाइन में लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? ये शक्ति संघर्ष है, प्रभुत्व का संघर्ष है जो भारत और चीन के बीच में है। तो केवल बात को सीमा और प्रभुत्व का संघर्ष नहीं, कुल मिला के चाइना ये चाहता है कि भारत का उभार महाशक्ति के रूप में न होने पाए, भारत का उभार महाशक्ति रूप में न होने पाए। इसलिए तो हमेशा डायमेंशन को आप बढ़ा लो, डायमेंशन को आप आगे बढ़ा सकते हो, ये आपका तरीका है। तो बच्चों ये लिखने का तरीका है कि जहाँ पे आप बताओ, जिस प्रश्न को बताओ उस पर हम 3-4 पॉइंट आपको बता देंगे। किसी बच्चे ने पूछा मेरा एग्ज़ाम दिए हैं 104 आ रहा है, 104 आ रहा है तो मेरे बच्चे एकदम पक्का हो जाएगा पीटी, चिंता मत करो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सर एक और क्लास ले लो सर जी सर। अरे मेरे बच्चे देखो, फिर क्लास ले लेंगे, पहले पढ़ो तो जो मैंने बता दिया उसको लिखो। तो यार तुम लोग तो हमें लगता है सुनते ही नहीं, मैं कुछ बता रहा हूँ हम बच्चे और ही दुनिया में चल रहे हैं। इसने पॉलिटी के बुक से गवर्नेंस का, हाँ बिल्कुल नहीं, गवर्नेंस की सीधी पॉलिटी का ही बेस से गवर्नेंस है। पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लो, गवर्नेंस की सारी बात कवर हो जाती है। इसी बच्चे सीमा विवाद में अन्य विवाद, अरे मेरे बच्चों सीमा विवाद थोड़े होता है, विवाद किसका? प्रभुत्व का, शक्ति का, ये तो हमने बता रखा है। सीमा विवाद में केवल सीमा विवाद नहीं लिखा जाता, यही विश्लेषण की क्षमता है। सीमा विवाद आया, केवल आपने सीमा विवाद लिख दिया तो स्वाभाविक रूप में ये फिर थोड़ा कम मामला होएगा। किसी बच्चे ने कहा सर दिल्ली आना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं बच्चे, अब तो हर जगह सब गाइडेंस उपलब्ध है। कहीं भी रहो अच्छे से पढ़ो, कहीं भी रहो अच्छे से पढ़ो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी दिल्ली आना बहुत ज़रूरी नहीं है। किसी बच्चे ने पूछा चाइना इतना आगे कैसे चला गया? अरे मेरे बच्चों ये सब तो हमने कितनी बार बता दिया, वही बात पूछोगे। अब किसी बच्चे ने कहा डायस्पोरा क्या है? अरे मेरे पुत्र, अब डायस्पोरा क्या है अब तुम्हें अगली क्लास में बताएंगे, अभी तक क्या सुन रहे थे? ठीक है बच्चों, आज के लिए बस क्लास ख़त्म, बाकी कोई और क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो आज IR की क्लास ख़त्म हो जाती है आपकी, बाकी कभी भी आना, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।